वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। तो बच्चों, आज हम 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9.2 के बारे में स्टडी करेंगे। आज इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि पूंजीगत ढांचा, उसका अर्थ और इसका निर्धारण किसकी तरह किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क। डेब्ट कैपिटल यानी कि जो आपकी ऋण पूंजी होती है, इक्विटी मतलब जो समता अंश पूंजी होती है। तो इन दोनों की कॉस्ट यानी कि लागत और रिस्क के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। थर्ड टॉपिक आज हमारा है डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। डेब्ट कैपिटल और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, इनमें आपस में क्या सिमिलरिटीज होती है और क्या डिसिमिलरिटीज होती है, तो इसके बारे में भी आज इसी लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो पूंजी ढांचा होता है उसका अर्थ क्या है। पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। जब भी ढांचे का ढांचा आ जाता है, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर की बात आती है, तो इसके और वो भी किसके बारे में, हमारे फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, एक जो बिजनेस है उसमें कहाँ कहाँ से कैपिटल ली जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ से डेब्ट कैपिटल ले सकते हैं। डेब्ट कैपिटल मतलब लोन ले लिया, डिबेंचर ले लिए। दूसरी इक्विटी कैपिटल ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर ये कई बार इसमें भी ले लेते हैं, पर ये जो है ये इक्विटी के इक्वल नहीं होती, क्योंकि इस पूंजी को कंपनी वापस कर सकती है, ठीक है। और फोर्थ ये हो सकती है रिटेन अर्निंग भी हो सकती है। तो इस तरह से इनका कुछ शेयर डिसाइड किया जाता है, उसमें ही इनका आपस का जो अनुपात है उसी को ही देखा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसी तरह से इसी कारण इन्होंने मीनिंग दिया है कि पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों, ये दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोत है, 4 टाइप के सोर्सेस है, तो इनके आपसी अनुपात से है। इनमें इनका कितने कितने अनुपात में हम पूंजी अपने बिजनेस में रेज करते हैं। पूंजी ढांचे का अर्थ स्पष्ट समझने के लिए इससे मिलते जुलते 2 अन्य शब्द हमें कैपिटलाइजेशन व फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। तो देखो, जो अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर समझ रहे हो तो इसके साथ साथ 2 और वर्ड जिसको पूंजीकरण और वित्तीय ढांचा कहते हैं, इन दोनों को समझना भी जरूरी है। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ समझने से पूर्व कुछ जानकारी आपको है वो लाभदायक जानकारी है, उसका पता भी होना चाहिए। देखो, एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली प्रकार संचालित करने के लिए वित्त की जरूरत होती है, ठीक है, जिसे वो निम्न साधनों से प्राप्त कर सकता है। निम्न मतलब कौन कौन से साधनों से प्राप्त कर सकता है। क्षमता इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, बोरोव्ड कैपिटल। बोरोव्ड कैपिटल वो होती है जो उधार की पूंजी, बैंक से लोन लिया जाता है। रिटेन प्रॉफिट हो गया और करंट लायबिलिटी होगी। तो इनको आप सोर्स कह सकते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स भी कह सकते हो। इसके अलावा ये जो 4 है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स भी है। तो इन चारों के बारे में जो है आपका मिलाकर जो होगा, इनके आपस में क्या क्या रेशियो होगा, वो आपका कहलाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अभी देखो, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि माना एक कंपनी को 10 लाख की आवश्यकता है जिसे वो निम्न प्रकार पूरा कर सकती है। एक कंपनी को 10 लाख कैपिटल की जरूरत है, तो वो किस किस तरीके से पूरा कर सकती है। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताया ना आपको किस किस अनुपात में होना चाहिए, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। कैपिटल कितनी चाहिए, टोटल 10 लाख, ठीक है। तो मान लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी ली है, 4,50,000। कुल पूंजी का प्रतिशत टोटल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का प्रतिशत कितना है, 45। और दीर्घकालीन स्रोत कहाँ तक होंगे, यहाँ तक। ये जो 4 बताए थे ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स है। अगर इन चारों का परसेंटेज देखें, इनमें प्रतिशत देखें, तो कितना है, 50%। 50% कैसे है, क्योंकि ये जो है करंट लायबिलिटी उसको हम लॉन्ग टर्म में इंक्लूड नहीं करते। 10 लाख चाहिए, 10 लाख में से 1 लाख क्या होगी आपकी करंट होगी, तो बाकी क्या रहे 9 लाख। 9 लाख में से 4.5 लाख क्या है आपकी समता अंश पूंजी दीर्घकालीन है, तो वो क्या होगी 50%।
सेकंड पूर्वाधिकारंश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,25,000, यानी कि कुल पूंजी टोटल अगर 10 लाख में से देखें तो कितनी है 22.50%, और अगर वैसे देखें तो कितनी है 25%। ऋण पूंजी बोरोड कैपिटल 112,500, तो ये टोटल पूंजी का तो 1125, और इसका अगर देखें तो लॉन्ग टर्म का 12.50 है। रिटेन प्रॉफिट 112,500 और ये 11.25, और इसका देखें लॉन्ग टर्म का देखें तो ये हमारी होगी 12.50। तो इस तरह से ये सोर्स है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इनका ये देखा जाता है कि इनकी आपसी अनुपात कितनी है, इसको कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको हम देखो डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। यह कंपनी की चिट्ठे का दायित्व पक्ष है। ये जो हमने पढ़ा है ये किस में लिखा जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड है ये। ठीक है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, जिसका टोटल कितना है आपका 10 लाख रुपए। इसमें विभिन्न वित्तीय स्रोतों का प्रतिशत, जैसे कि हमने पढ़ा विभिन्न वित्तीय स्रोतों का प्रतिशत हमने देखा है दिया है। ये कंपनी का क्या है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर इस पूरे को हम लेते हैं, इसको लेते हैं, तो ये क्या है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। 3 पॉइंट पढ़े थे ना हमने। सबसे पहला पढ़ा था हमने कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म पूंजी स्रोतों का प्रतिशत। ये कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो लॉन्ग टर्म होता है उसके साथ शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि ये आपका टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया हमारा। यदि कुल दायित्वों के योग जो है, योग में से चालू दायित्वों को कम कर दिया जाता है, तो 9 लाख रुपए क्या हो गए कैपिटलाइजेशन कहलाएगा, पूंजीकरण। ठीक है, इसके बाद आगे आता है विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत, जो लास्ट कॉलम बताया था। ये क्या है आपका, ये पूंजीकरण के बारे में दे रखा है। पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों के इस आपसी अनुपात को पूंजी ढांचा कहा जाता है। अब देखो ये जो हमने पढ़ा है, अभी यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, आप ध्यान रखना। एक तो हमें देखना है कैपिटलाइजेशन, ठीक है, और एक हमें देखना है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो ये कंप्लीट हो गया, ये जो कंप्लीट कैपिटल है, यानी कि ये जो है ये है आपकी क्या है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कौन सी, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को शो कर रही है। सेकंड आता है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन क्या है, ये जो है इसके अंदर ये जो पूंजी शो कर रही है ये किसको कर रही है, कैपिटलाइजेशन को कर रही है। और ये जो इनका आपसी अनुपात दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये जो ऊपर वाला गोला है ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, ये जो अंदर वाला है ये कैपिटलाइजेशन को, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर को। सीधे से समझ आ गया होगा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स किसी भी फर्म की दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी के स्रोतों का योग, इसको क्या कहते हैं हम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब आता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है किसी भी कंपनी के दीर्घकालीन पूंजी के स्रोतों का योग, जो कि क्या है आपका 9 लाख, वो क्या कहलाएगा, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब दीर्घकालीन पूंजी के स्रोतों का आपसी अनुपात या प्रतिशत, क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे 3 पॉइंट है जिनको समझना जरूरी है। पेपर में इसमें से कोई एक पॉइंट तो आ ही जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, इनको और भी डिटेल में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक बार समझ लिया हमने डायग्राम से, थोड़ा सा इसका मीनिंग और कर लेंगे, पर याद तो हो ही गया आपको। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसका अभिप्राय है चिट्ठे के दायित्व पक्ष की रचना करने से है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूंजी स्रोतों को शामिल किया जाता है। यानी कि खास बात क्या है इसमें, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों, यानी कि 10 लाख 9 + 1, 9 क्या है दीर्घकालीन है और 1 लाख क्या आपकी अल्पकालीन है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण।
इसका अभिप्राय है दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना, दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का योग कितना है 9 लाख। तो ये क्या है आपका कैपिटलाइजेशन। यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा पूंजीकरण। टोटल कितना है वित्तीय ढांचा 10 में से अगर हम अल्पकालीन 1 को लेस कर देंगे 1 लाख को, तो 9 लाख क्या बचेगा आपका कैपिटलाइजेशन। थर्ड पॉइंट हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक मतलब आपसी अनुपात से है। अनुपात भी हो सकता है, आपसी जो प्रतिशत भी हो सकता है। ये हमारा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजीकरण एवं पूंजी ढांचे के संबंध में कहा जाता है कि पूंजीकरण दीर्घकालीन कोषों का क्या दिखाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि हमने यहाँ दिखाया था पूंजीकरण क्या है, कितने रुपए हैं 9 लाख रुपए, ठीक है। जबकि जो पूंजी ढांचा होता है वो गुणात्मक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है। वो क्या दिखाता है परसेंटेज या क्या दिखाएगा अनुपात, ठीक है। इस कारण इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताते हैं। इसमें हम यही बता सकते हैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है इसमें आप देखकर ये बता सकते हो कि शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इतने गुना है या इतने प्रतिशत ज़्यादा है। जबकि अब अगर आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में बताना चाहो तो इसमें आप ये बता सकते हो कि शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इतने लाख रुपए ज़्यादा है, एक संख्या में लिया है। इस कारण से इनको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये आपको बता देती हूँ। जो पूंजीकरण है, पूंजीकरण दीर्घकालीन कोषों का क्या है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, पूंजीकरण के दीर्घकालीन कोष अल्पकालीन कोष। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है पूंजीकरण दीर्घकालीन कोषों का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के दे सकता है। जबकि पूंजी ढांचा क्या है आपका क्वांटिटेटिव या गुणात्मक पहलू है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन एक नंबर के ऑप्शन में भी आ सकते हैं, आपको वैसे भी आ सकते हैं। तो ये हमारे थे तीनों टाइप की हमने इसके अंदर चिट्ठे के बारे में पढ़ा। पहला फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह की कैपिटल का टोटल। कैपिटलाइजेशन मीन्स जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसका टोटल। और कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल का आपस में अनुपात, ठीक है। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे ऋण पूंजी एवं समतांश पूंजी। दोनों ऋण पूंजी और समतांश पूंजी इन दोनों की कॉस्ट यानी कि लागत और जोखिम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क, 2 पॉइंट है आपके। कॉस्ट एंड रिस्क के बारे में पढ़ोगे कि इक्विटी की क्या कॉस्ट होती है और क्या रिस्क होता है। सेम इसी तरह से डेब्ट की क्या कॉस्ट है और क्या रिस्क है। सबसे पहले हम लेते हैं ऋण पूंजी डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल की लागत के बारे में, ठीक है। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी से कम होती है, ठीक है। इसका कारण है कि ऋणदाताओं द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग का कम जोखिम पूर्ण होना। इस कारण से इसकी इन्होंने समतांश पूंजी से लागत कम बताई है। ऋणदाताओं को ब्याज के भुगतान एवं पूंजी की वापसी में हमेशा प्राथमिकता रहती है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम समतांश पूंजी लेते हैं तो समतांश पूंजी पर लाभांश की दर निश्चित में होते हुए भी यह सर्वाधिक महंगी पूंजी होती है। इसका कारण है समतांशधारियों द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग का अधिक जोखिम पूर्ण होना। अब जोखिम पूर्ण कैसे होता है, क्योंकि समतांशधारियों को लाभांश और पूंजी की वापसी सबसे बाद में होती है। अब देखो ऋण पूंजी क्या होती है कॉस्टली होती है, कम कॉस्टली होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सी पड़ती है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है आपकी समता अंश पूंजी, ठीक है। इसके बाद आती है जोखिम का पॉइंट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिम पूर्ण होती है। जोखिम पूर्ण कब होती है ये,
क्योंकि ऋणदाता ब्याज व मूल राशि की वापसी न होने पर न्यायालय में कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं। अगर आपने बाहर से लोन ले रखा है, बाई चांस आप उस लोन पे टाइम पर ब्याज भुगतान नहीं कर पाते हैं, या जो लोन आप मैच्योर होने पर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो भी क्रेडिटर होंगे वो कोर्ट में चले जाएंगे और आपकी कंपनी को दिवालिया घोषित, या ये कहेंगे कि हमारी पेमेंट नहीं हुई, किसी न किसी तरह से वो कोर्ट केस करके आपको डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, इस कारण से ये क्या होती है, जोखिम पूर्ण। अब आते हैं समता अंशधारियों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बजाय आप लेते हो क्षमता अंश पूंजी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हो। तो इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस कंपनी के ओनर होते हैं। अभी आपको पता ही है कि ओनर क्या अपनी कंपनी पे केस करेगा कैपिटल के लिए? नहीं करेगा। इसलिए इनसे कंपनी को कोई भी जोखिम नहीं होता है। तो अब आता है, अगर कॉस्ट देखते हैं तो कॉस्ट वाइज कौन सी कैपिटल सस्ती पड़ती है? डेब्ट कैपिटल। ठीक है, महंगी कौन सी पड़ती है? इक्विटी। और अगर हम रिस्क फैक्टर देखते हैं तो रिस्क फैक्टर में डेब्ट कैपिटल जो है वो ज़्यादा रिस्की है और इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रिस्की नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके कॉस्ट एंड रिस्क दोनों के। इसके बाद आता है ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश। अभी ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा था? डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी किया था। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? डेब्ट कैपिटल यानी कि ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। इनकी आपस में समानता क्या है और इनकी असमानता, यानी कि डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, इन दोनों की, यानी कि ये दो है ना, डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और इन दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिमिलरिटीज क्या है। पहला पॉइंट, कंपनी को ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ऋण पूंजी पर क्या देना पड़ेगा? ऋण पूंजी पर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है? और वो भी एक निश्चित दर से, ये ध्यान रखना, निश्चित दर से। ये तो हो गया ऋण पूंजी का, दोनों में समानता देखनी है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। होगी ना एक सिमिलरिटी, ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण इनको क्या कहते हैं? ये दोनों पूंजी स्रोत स्थायी पूंजी लागत वाले हैं। अब दोनों की सिमिलरिटी से आपको पता चल गया होगा, दोनों ही निश्चित, यानी कि एक फिक्स रेट से आपको डेब्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस पे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। इस कारण से ये दोनों ही सोर्स क्या है? आपके फिक्स कॉस्ट वाले हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड की रेट घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसे आप परिवर्तनशील पूंजी लागत वाला वित्तीय स्रोत कह सकते हो। क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उसको तो डिविडेंड तभी दिया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है, यानी कि डेब्ट पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, अदरवाइज नहीं। इस कारण से इक्विटी शेयर जो है उस पर किसी साल तो ज़्यादा डिविडेंड दे दिया जाता है, किसी साल कम, किसी साल नहीं भी दिया जाता। इस कारण से इसको परिवर्तनशील पूंजी लागत वाली कैपिटल या वित्तीय स्रोत कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखो सिमिलरिटी का, इसका क्या है? ये दोनों पूंजी स्रोत समता अंश पूंजी से सस्ते हैं। दोनों बताइए किससे सस्ते हैं? समता अंश से दोनों ही सस्ते लगते हैं। ठीक है, तो दोनों की दो सिमिलरिटी होगी, फिक्स रेट से देना है इनको इंटरेस्ट डिविडेंड। दूसरा, अगर कंपैरिजन इक्विटी के साथ करें तो दोनों ही क्या पड़ते हैं? सस्ते पड़ते हैं। तो दो सिमिलरिटीज है। इसके बाद आती है डिसिमिलरिटी। अब देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें इनकी समानता नहीं है आपस में, डेब्ट में और प्रेफरेंस में। पहला, कंपनी ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना ही होता है, चाहे उसे लाभ हो या हानि हो। पहला पॉइंट है,
यानी कि अगर आपने डेब्ट कैपिटल ले रखी है तो आपको उस पर ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो या ना हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उस पर डिविडेंड का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने की स्थिति में ही किया जाता है। पर एक ध्यान रखना, अगर कम्युलेटिव है उसके अलावा जितने भी टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कई टाइप के होते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, तो कम्युलेटिव को आप यहाँ पे छोड़ दो। कम्युलेटिव के अलावा जितने भी टाइप के प्रेफरेंस शेयर है उन सब पर डिविडेंड केवल तभी दिया जाएगा जब फर्म में एडिक्यूट अमाउंट में प्रॉफिट होगा, तो ही। प्रॉफिट नहीं है तो इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, कम्युलेटिव को तो फिक्स रेट से देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये एक अपवाद है, ध्यान रखना इसको। सेकंड पॉइंट जो है डिसिमिलरिटी का, वो आता है ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर कर लाभ प्राप्त होता है। कारण है कर की गणना ब्याज के भुगतान के बाद करना, क्योंकि जो टैक्स होता है, टैक्स की कैलकुलेशन जो होती है इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर की जाती है। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, टैक्स हमें कितना देना है, ब्याज कितना देना है, 10 रुपये देना है, तो आपका प्रॉफिट कितना बच गया, 100 में से 10 रुपये हमने लेस किया, 10 रुपये हमने क्या किया, लेस किया, तो 90 रुपये प्रॉफिट बच गया। इस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी, तो इस कारण से क्या होगा, जो ऋण पूंजी है उसके ब्याज के भुगतान पर कर लाभ मिलता है। अगर मान लो तो ये ब्याज नहीं दिया होता तो आपको कितने रुपए पे टैक्स देना पड़ता, 100 रुपये पे टैक्स देना पड़ता। अगर ब्याज देते हो तो इस पे टैक्स नहीं लगता ब्याज पे। अन्य शब्दों में ब्याज के भुगतान से कर की राशि में कमी आती है। ब्याज भुगतान कर दिया क्योंकि वो लेस हो गया, उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन होगी तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसके विपरीत हम किसका पॉइंट लेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, पूंजी पर दिए जाने वाले लाभों से पहले ही कर की गणना हो चुकी होती है। अब मान लेते हैं 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये कितना है, टैक्स कितने पे लगेगा, इसी 100 रुपये पे लगेगा। टैक्स मान लेते हैं 30% है, 30 रुपीज़ है, तो अब ये कितना 70 रुपये है, ये किस में बांटा जाएगा, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बांटा जाएगा, फिर इक्विटी में बांटा जाएगा, तो इसमें हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोनों साथ में समझने के लिए। 100 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, 100 रुपये। मान लेते हैं इंटरेस्ट आपने कितना दिया है, 10 रुपये दिया है, ठीक है, तो 90 रुपये प्रॉफिट बच गया। अब ये 90 रुपये इस पर टैक्स लगाना, टैक्स लगा लिया हमने 30 रुपये, ठीक है, तो कितना 60 रुपीज़। अब ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पहले, फिर इक्विटी शेयर होल्डर में। तो देखो अगर ये इंटरेस्ट नहीं है, आपने सारी की सारी कैपिटल प्रेफरेंस ले रखी है और डेब्ट कैपिटल नहीं ली है, तो ये जो है टैक्स इसके बजाय किस पे कैलकुलेट होगा, 100 पे कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऋण पूंजी है उसके ब्याज के भुगतान पर कर लाभ प्राप्त होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर दिए जाने वाले लाभों से पहले ही कर की गणना हो चुकी होती है, इसलिए इस प्रकार लाभ प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी से सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो टैक्स भी बचाती है। टैक्स कितना बचाती है, देखो 100 रुपये है, ठीक है, प्रॉफिट 10 रुपये हमने क्या किया, ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। अगर ये नहीं होता तो क्या करते, हमें 100 पे देना पड़ता, तो ये मान लेते हैं 30% है, तो इस 10 पे 3 रुपये और आपको देने पड़ते टैक्स के, पर अब बच गए आप, क्योंकि आपने इतनी सारी पूंजी लेके बिजनेस में यूज करके उसका बेनिफिट उठाया है, तो इस कारण से इसको सस्ती पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। दोनों स्थायी लागत पूंजी है, दोनों ही फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, लेकिन प्रतिफल इंटरेस्ट और डिविडेंड के भुगतान की अनिवार्यता को लेकर भिन्न है। पेमेंट की अनिवार्यता अभी हमने पढ़ी है
कि ब्याज तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन हाँ, डिविडेंड कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर के अलावा डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे केवल तभी दिया जाता है जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मेरे चैनल पे 12th बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट है जिसमें कंप्लीट सिलेबस है। वहाँ पर जाकर आप अपना कंप्लीट सिलेबस घर बैठे भी कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।